मेरा कितना कंट्रोल है, या मैं कब आपको आपके साथ चीटिंग करूंगा या आपके साथ फ्रॉड करूंगा या कंपनी का बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोगों में आपके मन में भी सवाल होंगे, है ना? अरे बता दो शर्मा है तो कोई बात मुझे फर्क नहीं पड़ता। मन में सवाल मत रखिए, सवाल है तो बता दीजिए क्या दिक्कत है। और भागूंगा तो भागूंगा, मैं रोक थोड़ी लोगे, तो मैं खुल के पूछ ही लो। देखिए टीबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, डे वन से है, ये आज से नहीं है। आपको धीरे धीरे अगले 10 मिनट में समझ में आ जाएगा टीबीसी डिसेंट्रलाइज कैसे है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रस्टलेस होना चाहिए, किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर। वो पहले दिन नहीं होता, टाइम टू टाइम। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था पहले दिन, परमिशनलेस होना चाहिए, फाउंडर रहे या ना रहे टीबीसी बिकना चाहिए। और आज के समय में वो अचीवमेंट हम हासिल कर चुके हैं सिर्फ टूर के अलावा। अगर टूर पे अगर आप नहीं जाना चाहते तो इस सिस्टम में फाउंडर की जरूरत ही नहीं है, आज भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज होगा नहीं होगा सब बात की बात है, आज भी बिना फाउंडर के सिस्टम चल सकता है अगर आपको टूर पे नहीं जाना। अब टूर पे जाना है तो टूर पे ब्लॉकचेन तो लेके जाती नहीं है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, गूगल भी किया, यूट्यूब भी सर्च किया, कुछ लोगों से भी मिला। मैंने कहा कोई ऐसा सिस्टम बता दो कि ब्लॉकचेन लोगों को टूर पे ले जाए, और कोई ऐसा सिस्टम मिला नहीं अभी तक कि ब्लॉकचेन जाके होटल बुक कर ले, ब्लॉकचेन जाके आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट कर ले, ब्लॉकचेन जाके आपके लिए रेस्टोरेंट में खाना बुक कर दे, या ब्लॉकचेन आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर ले। वो हटफिर के मुझे फैजान भाई दिखते हैं। ब्लॉकचेन ये काम कर नहीं सकती, तो जब तक 2 करोड़ कॉइन सेल नहीं होते किसी ना किसी वेंडर को ही ये काम करना पड़ेगा। बाकी 80% के लिए किसी फाउंडर की जरूरत नहीं है। वो पहले दिन से, जिस दिन ये सिस्टम शुरू हुआ उसी दिन से डिसेंट्रलाइज तरीके से ही जा रहा है। पहले दिन से मिल रही है ना सबको सेटिंग। या जब शुरू हुआ था तब लोग वही बोलते थे 15 दिन बाद मिल रहा, पहले दिन से हर रोज तो मिल रहा है ना। तो परमिशन ऐसा है, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बाकी आगे मैं क्लैरिटी करता हूं आपको सारा। और कम्युनिटी ऑन नेटवर्क होना चाहिए, ब्लॉकचेन के ऊपर भी, हमारी इंटरनल कम्युनिटी के ऊपर भी और एक्सचेंज के ऊपर भी। तो कम्युनिटी ही ग्रो कर रही है, कोई एक आदमी यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा। जो मैं एक्सचेंज के ऊपर कॉइन डाल रहा हूँ एज ए ओनर नहीं डाल रहा, मैं एज ए कम्युनिटी मेंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 50,000 कॉइन है। मेरे पास नहीं होते तो मैं आप लोगों से इकट्ठे करके डलवाता। बट जिसको भी डाल रहे हैं, अभी भी किसी को डालना हो तो डाल सकता है। जितने कॉइन दोगे साथ में $10 के हिसाब से उतने डॉलर भी देने पड़ेंगे, 3 साल के लिए लोग हो जाएंगे। जो भी डालने को रेडी है डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 से और डालेंगे, किसी को डालना डाल सकते हो। अगर 3 साल के लिए लॉक कर सकते हो लिक्विडिटी, तो उसका बेनिफिट होता है बाद में। कॉइन आपके पहले बिकेंगे और बहुत बड़े रेट पे बिकेंगे। इसको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, फिर बहुत सारे कॉइन डाल देंगे लोग। इसको आप सर्च कर लेना। बिटकॉइन से इंस्पिरेशन है हमारी, बट बिटकॉइन का क्लोन नहीं बनाना था हमें, बिटकॉइन के जैसा नहीं बनाना था। हम डे 1 से हमारी जूम मीटिंग में बोलते हैं बिटकॉइन से एडवांस बनाना है। और बिटकॉइन से एडवांस है, वो क्यों है बिटकॉइन से एडवांस? डिफरेंस क्या है? बिटकॉइन वही रहने दो, अभी वही रहने दो, बैक करोगे, हाँ बस यहाँ। बिटकॉइन से डिफरेंस क्या है? बिटकॉइन के अंदर यूटिलिटी नहीं है। कोई यूटिलिटी है बिटकॉइन में? बिटकॉइन के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को एनहांस कर पाए कम्युनिटी की वोटिंग से। वो हम अभी करने जा रहे हैं, उसकी भी टाइम मैं अभी बताऊंगा कब तक हो जाएगा। और बिटकॉइन में इंसेंटिव नहीं मिलते, ये हमारे यहाँ मिलते हैं ना। और बिटकॉइन की तरह सप्लाई भी फिक्स है भी डिसेंट्रलाइज। तो बिटकॉइन से एडवांस हुआ या नहीं हुआ? बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हमारे यहाँ बनता है ना। तो फिर बिटकॉइन से एडवांस है या नहीं है? फिर डाउट क्यों करते हो? जब दिखाई दे रहा है तो फिर डाउट किस चीज का है? उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर जो मैंने इसको 2-3 दिन में बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। टेक्निकल लैंग्वेज में बनाता तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। जितना मुझसे इजी हो पाया वो मैंने इजी बनाया ताकि समझ में आ जाए सब लोगों को कि जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो उसमें आपको डाउट कितना करना चाहिए। 1% करना चाहिए, 0 करना चाहिए, 100 करना चाहिए, वो आपकी बुद्धि है, आपकी समझ है। मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन पूरी ईमानदारी से दूंगा, और जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसमें कोई झूठ नहीं पकड़ पाएगा, ना आज ना कल ना 10 साल बाद ना 100 साल बाद। जो बोलूंगा सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। अब इसको क्रैक कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। पब्लिक ब्लॉकचेन हमारी है,
लेकिन इसके साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा ओपन नोड्स। ओपन नोड्स हमारे नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज टेक्निकली और लीगली तब होता है जब उसके नोड्स ओपन हो जाते हैं। नोड्स ओपन होने का मतलब क्या होता है? जहां से ब्लॉकचेन चलती है, जहां से ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है, जब आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर करते हो तो वो ओपन होने चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए और किसी एक जगह पे नहीं होने चाहिए। वो अभी हमारे एक ही जगह पे है क्योंकि हमें बहुत सारे चेंजेस करने थे। बिटकॉइन का भी पहले एक ही जगह पे था, 3 साल के बाद उनके नोड्स ओपन हुए थे, पहले नहीं हुए थे। तो हमारे भी अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में जैसे ही कॉइन आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये ओपन नोड करने के लिए सबसे पहले आपके वॉलेट में कॉइन डालना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले अगर ओपन भी कर दे तो उसका कोई फायदा नहीं है, फिर डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं पाएगा। डिसेंट्रलाइज डे 1 से है, लेकिन टेक्निकली और लीगली भी डिसेंट्रलाइज हो, उसके लिए अब हमने इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दिया है और अगले 3-4 महीने में कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होके किसी से सर्टिफिकेट भी ले सकते हो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। उसके लिए क्या क्या करना है, हमें कितने इसके अंदर पैरामीटर्स बाकी हैं, वो सब आपको अभी पता लग जाएंगे। उसके लिए नोड ओपन करने हैं। नोड ओपन करने का मतलब होता है परमिशनलेस वैलिडेटर। वैलिडेटर होने चाहिए, इसमें लगभग $15,000 का एक्सपेंसिव होगा। कोई भी ट्रस्ट बिटकॉइन का नोड ले सकता है। एक बार $15,000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको लाइफ टाइम गैस भी आती रहेगी। उस $15,000 से हो सकता है उसको $15 लाख आए, $15 करोड़ आए, कितने आएंगे कोई लिमिट नहीं है। और जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको कुछ ना कुछ गैस भी उसमें से आएगी। तो ये कोई भी ले सकता है और हमारा टारगेट है 120 नोड्स अगले 1 साल के अंदर, अगली 14 जनवरी से पहले ओपन मार्केट में हम सेल करेंगे। वो भारत में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। आप में से भी कोई लेना चाहे वो ले सकता है। और जब वो 120 नोड कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे तो 5-7 नोड हो जाए तो भी डिसेंट्रलाइज आप कह सकते हो, बट 120 नोड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ये मान सकते हो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अब 10-20 लोग अगर निकल भी जाए, भगवान बुला दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहेगा। बट तब तक जब तक नोड ओपन नहीं है, तब तक हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा वहां पे, मैं भी नहीं रहूं तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा, टेंशन मत लेना। अगर यहाँ बैठे किसी के मन में आ रहा हो कि 1 घंटे बाद नहीं चला गया तो क्या होगा, तो चिंता मत करना, आपका काम होता रहेगा। जा सकते हैं ना, कोई भी, मैं भी जा सकता हूँ, मैं कोई अमर थोड़ी हूँ, कोई भी जा सकता है। पर मेरे जाने के बाद भी आपको, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनका लॉस तो नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद एक दिक्कत आएगी सबको, अगर कभी मैं चला गया, हो सकता है चला ही जाऊं, जो भगवान की इच्छा होगी तो ले जाएंगे। अगर चला गया तो मैं आपको बता देता हूं, एक दिक्कत आएगी टूर्स की। उसके लिए पहले से ही उनको इन्फॉर्म किया हुआ है, 10 लोगों के नंबर उनके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर मेरा 4 दिन तक उनसे कॉन्टैक्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को कॉल आ जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा सिस्टम पिछले 1.5 साल से रेडी करके रखा हुआ है। और इंसेंटिव के लिए उनकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इनफ पैसा दिया जा चुका है जो उनको करना है। जब तक और वैलिडेटर नहीं आते, ये ब्लॉकचेन हमारी पिछले 3 साल से आप यूज कर रहे हो, कभी आपको ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत नहीं है, स्मूथली होती है ना। तो ये वो नोड ही कर रहा है, वो वैलिडेटर ही कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, इसको बंद नहीं किया जा सकता। और बाई चांस हम, बहुत सारे लोग फिर सवाल करेंगे, अगर हो गई तो, ये 2 वाले भी होते हैं ना बीच में, अगर हो गई तो ओपन नोड ऑलरेडी ओपन ही है। आप में से कोई भी जिसको थोड़ी सी आर्किटेक्चर की नॉलेज हो, वो अपना नोड ओपन करके ट्रांजैक्शन को फिर से स्मूथ कर सकता है। और जब अगर कभी ऐसी मुसीबत आ गई तो हमारे में बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, हम कर लेंगे इस काम को। हमारी ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकती, आप इसलिए टेंशन फ्री रहो, ये ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। और जो हमारा इंसेंटिव प्लान है और जो हमारा जो कॉइन का इसका पोजीशन का जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज हो चुका है पहले से ही। उसके अंदर कोई छेड़छाड़ होती नहीं है, उसको इमिट हम कर नहीं सकते, वो नॉन एडिटेबल है, वो एज इट इज रहेगा। ब्लॉकचेन को कोई भी चलाए, मैं चलाऊं, आप चलाओ, कोई भी चलाए, वो इंसेंटिव एज इट इज आएंगे। जो आपकी ईमेल आईडी है, आपके कॉइन है, आपकी पोजीशन है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉक्ड है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो जिसकी जो पोजीशन है उसी पोजीशन के ऊपर ही कॉइन बिकेगा। बट आपको वहां पे बेचना हो वहां बेचिए, एक्सचेंज पे बेचना हो तो एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि अब दोनों ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएंगे। हमारा जो कोड है वो ह्यूमंस नहीं चलाते। कोड बनाया सबसे पहले ह्यूमंस ने, जैसे सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, उसके बाद उसने उसको नॉन एडिटेबल कर दिया, तो ह्यूमन कंट्रोल खत्म कर दिया। हमारा कोड भी, हमारा जो सिस्टम है वो कोड्स के ऊपर चलता है, इंसानों के ऊपर नहीं चलता। कोड कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। जो कोड डाले हुए हैं वो आप सब लोग चेक कर चुके हो, आपने उसको टेक्निकली चेक किया हो या ना किया हो, इमोशनली, इंटरनली आप सब लोगों को जितनी भी इनकम प्लान में दिखाई गई, जो भी इंसेंटिव दिखाए गए, जो भी डायरेक्ट लेवल बताया गया, जो भी मंथली रिवॉर्ड बताए गए या ग्लोबल इनकम बताई गई, या जो 100 टॉप अचीवर पाएंगे, वो सब आ रहे हैं ना। उसके अंदर कोई कभी किसी को दिक्कत आई? जितने आते हैं उतने ही आते हैं,
उतने ही आ रहे हैं ना, तो वो एज इट इज कोड ही कर रहे हैं, उसको कोई इंसान नहीं कर रहा, क्योंकि किसी इंसान के पास इतनी पावर नहीं है कि आप आईडी लगाओ और 1 सेकंड बाद आपके पास इनकम आ जाए। वो कोड ही करते हैं, वो कोड ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड है और इसका ऑडिट हम टाइम टू टाइम करवा के देते ही रहते हैं। उसके बाद टोकन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। नो मैनुअल इंटरवेंशन है, इसके अंदर मैनुअली कुछ नहीं होता, सारा का सारा हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज तरीके से ही हो रहा है, जैसा बिटकॉइन में होता है उसी तरीके से इसके ऊपर हो रहा है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास टाइम टू टाइम आती रहती है। जैसे अब आपके पास कॉइन आएंगे अगले 4, 5, 7 दिन में या 10 दिन में कॉइन आपके वॉलेट में आएंगे, तो उसके बाद एक फाइनल ऑडिट होना है, वो ऑडिट रिपोर्ट भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर कोई छेड़छाड़ भी नहीं होनी, क्योंकि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा कॉइन आपको ट्रांसफर करने के बाद। और जब तक कॉइन ट्रांसफर नहीं किए तब तक इसको हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कर नहीं सकते थे, उसको होल्ड पे रखना जरूरी था, नहीं तो कॉइन ही आपके पास नहीं आते। कॉइन भी तो ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना। अभी कॉइन ट्रांसफर होने के बाद ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आपके पास टीबीसी का भी आ जाएगा। अभी आज तक टीबीसी का आपके पास ऑडिट रिपोर्ट आया नहीं है, किसी ने देखा? फिर पढ़ते क्या हो, क्या पढ़ते हो आप फिर ऑडिट रिपोर्ट आती है तो? अभी तक सिर्फ आपके पास इंसेंटिव प्लान के और इन्वेस्टमेंट प्लान के ऑडिट रिपोर्ट आए, टीबीसी का आज तक हमने ऑडिट करवाया नहीं है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज था ही नहीं। डिसेंट्रलाइज पहले दिन से है, लेकिन जब तक कॉइन आपके वॉलेट में नहीं है उसको हम टेक्निकली डिसेंट्रलाइज नहीं बोल सकते। टेक्निकली वो डिसेंट्रलाइज तभी होगा जब कॉइन आपके वॉलेट में आ जाएंगे, और अगले 10 दिन में जैसे आपके वॉलेट में कॉइन आएंगे उसके बाद टीबीसी का अलग से ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आएगी। और एक्चुअली हमें पूरी दुनिया में काम करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ टीबीसी का ही चाहिए। इंसेंटिव प्लान है या रेफरल प्लान है वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, वो तो हम आपस में भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके बोल सकते हैं, बट जब एक्सचेंज पे आएगा तो वहां भरोसा नहीं चलता, वहां फिर टेक्निकल रिपोर्ट चलती है। तो उसके लिए अब कॉइन जैसे ही आपके पास आएंगे टीबीसी का ऑडिट रिपोर्ट भी आएगा, और ऑडिट बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है सर्टिक से करवाओ, तो सर्टिक से भी करवा रहे हैं, खाली सॉलिड बुक से नहीं करवा रहे, सर्टिक से भी करवा रहे हैं, क्योंकि अब हमें एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए जो जो भी करना पड़ेगा वो सब काम हम करेंगे। उसके बाद टोकन इकोनॉमिक्स की बात करें, ये सारा बिटकॉइन से कंपैरिजन करके अभी बता रहा हूं आपको। टोकन इकोनॉमिक्स की बात करें तो फिक्स्ड है बिटकॉइन की सप्लाई, हमारी भी फिक्स है या कम ज्यादा होती है? जैसे वहां फिक्स सप्लाई है यहाँ भी फिक्स सप्लाई है, कोई फ्यूचर में मिंटिंग नहीं हो सकती इसकी, वो इसकी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, उसमें चेक कर सकते हो आप। कोई मिंट नहीं कर सकता, 2 करोड़ 10 लाख है तो 2 करोड़ 10 लाख ही रहेंगे, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ना किसी की आईडी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आईडी का मतलब कॉइन की बात कर रहा हूँ, रेफरल प्लान की बात नहीं कर रहा, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। अभी तक हमारा रेफरल प्लान भी नॉन एडिटेबल था, पर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा दोबारा डिप्लॉय हो रहा है उसके अंदर उसको नॉन एडिटेबल नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ईगो आ जाती है, बहुत सारे लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं, तो उनकी आईडी ब्लॉक करने का प्रोविजन करवा दिया है, और ये अगले 12 से 14 महीने तक रहेगा। और ये भी मैं नहीं करूंगा कि मुझे आईडी किसी की ब्लॉक करनी है। ऐसी कोई भी कंप्लेंट आती है जिसकी वजह से कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है या टीबीसी को कोई नुकसान हो रहा है, हमारी सिस्टम को कोई नुकसान हो रहा है, तो उनका जो भी लोग $1,25,000 की मैचिंग कर चुके हैं, चाहे फर्स्ट फेज में, सेकंड में, थर्ड में, उन सब की मीटिंग करेंगे, वो सब लोग मिलकर जो भी डिसाइड करेंगे वो डिसीजन लेंगे, और उसके बाद जो वो डिसाइड करेंगे उसका प्रपोजल जाएगा डाओ वोटिंग में, फिर पूरी पब्लिक वोट करेगी, उसके बाद जो डिसीजन आएगा उसको फाइनल करेंगे। मेरे से डिसीजन नहीं होगा, मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलिमिटेड पावर जब आ जाती है बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो क्रिएट हो जाती है, वो ईगो फिर दूसरों का नुकसान करती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हुए सुने हैं मैंने कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा तो आईडी लग गई वो सब हो गया, होता है ना, सब कुछ भी करने की छूट नहीं है टीबीसी में। ईमानदारी से करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा, बट टीबीसी को हम नहीं कर सकते, और जिसने कॉइन खरीद ली है उसके अंदर ना हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना किसी के कॉइन की आईडी को हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, ना किसी का वॉलेट एड्रेस हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ जो आपकी ईमेल आईडी है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, ईमेल आईडी अब चेंज नहीं होगी, अभी एक बार चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड रीसेट करने के लिए सबको, उसके बाद ईमेल आईडी कभी चेंज नहीं होगी, और जब भी ब्लॉक करनी होगी किसी की आईडी तो ईमेल ब्लॉक हो जाएगी, उस ईमेल पे कोई भी इंसेंटिव जनरेट नहीं होंगे। कॉइन जो उनके पास है उनके वॉलेट में रहेंगे, वो जहां भी सेल करना चाहे, पोजीशन पे सेल करना चाहे या एक्सचेंज पे सेल करना चाहे, एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं। कॉइन के साथ किसी के भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो उनकी प्रॉपर्टी है। बट वर्किंग इनकम के लिए, क्योंकि कम्युनिटी से कमाना है, जिन लोगों की वजह से कमाना है, उन्हीं का अगर नुकसान करें तो फिर इनकम नहीं आनी चाहिए। और हम सब लोग आपस में परिवार की तरह हैं,
यहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाता है, आपका सम्मान भी किया जाता है और सम्मान के आप सब लोग हकदार हैं। इसमें कोई हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें आप सब लोग रिस्पेक्टेड हैं। आप सब लोगों का सम्मान भी जरूरी है, आप सब लोग मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। पर इस सम्मान की आड़ में आप आके दूसरों की टीमों के साथ छेड़छाड़ करें, दूसरे की टीमों को अपनी लैग में ले जाए, तो ऐसा सम्मान नहीं चाहिए किसी को भी। क्योंकि सम्मान तभी मिलता है जब हम सामने वाले का सम्मान करेंगे। हम आपका भरपूर सम्मान करेंगे, पर टीम में किसी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर हम अपनी इंसल्ट समझेंगे। फिर हमारी कोई इंसल्ट करे तो हमें बुरा नहीं लगता, फिर हम आईडी ब्लॉक करते हैं उससे। बुरा नहीं लगता, कर लो भाई, किसी को इंसल्ट करनी हो, अगर किसी की इच्छा है तो। क्योंकि मैंने तो सुना है जो किसी की इंसल्ट करता है, जब तक आप लो ना, अब मुझे कोई गधा बोले मान लीजिए, मैं तब तक गधा नहीं हूं जब तक उसकी बात पे रिएक्ट ना करूं। जैसे ही किसी ने मुझे गधा बोला, मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं वाकई में गधा हूं। तो इसलिए आप लोग जो बोल रहे बोलते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट कम्युनिटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जो मेरा कर्म है वो मुझे करना है। किसी का नुकसान आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पहले इसलिए पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज रखा था, क्योंकि लगा कि सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, और वाकई में सबने किया भी। पर बीच में 1-2% लोग हैं ऐसे जो ईमानदारी को भूल जाते हैं। उनका इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि बाकी लोग आराम से काम कर पाए। गैस और यूटिलिटी ड्रिवन हमारी डिमांड है। टूर से हमारी डिमांड आती है, गैस फी से हमारी डिमांड आती है। इन फ्यूचर जो हमारा वॉलेट बन रहा है उससे डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। जो यूटिलिटी कॉइन होते हैं उनके अंदर ये फीचर होने बहुत जरूरी होते हैं, टेक्निकली और लीगली, कि वो डिमांड जो आए वो उसके यूज से आए। हम किसी को प्रॉमिस नहीं करते बहुत बड़ी रिटर्न आने का, कि आपके कॉइन से आपकी ये रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि हम रिटर्न नहीं देते। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, कॉइन खरीदते हो, उसका जब प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि आपने $1 में खरीदा, $10 में आपका बढ़ा। इसको रिटर्न नहीं बोलते, रिटर्न होता है ROI, जिसको आप बोलते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको रिटर्न बोला जाता है। ये तो आपने एक प्रॉपर्टी से खरीदी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी काम करने की वजह से, और आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया। बट रिटर्न जो होती है इनकम के ऊपर, वो किसी भी यूटिलिटी कॉइन में या किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में लीगली भी और टेक्निकली भी अलाउड नहीं है। अगर वो किसी भी कॉइन में होती है तो 100% इलीगल कॉन्सेप्ट है, 100% बंद होगा। बंद नहीं हुआ तो फिर अथॉरिटीज उसको बंद करवाएंगी, कहीं ना कहीं जाके पेज फंस जाएगा, बंद होगा, लोगों का नुकसान हो जाता है, जैसा आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। दोबारा तो नहीं करोगे? कुछ लोगों ने किया है पिछले 3 साल में, दोबारा भी किसने किया है? अब शर्माएंगे, अभी बताएंगे। उसके बाद गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं। ऑन चेन प्रपोजल है, जितनी भी इसके अंदर टेक्नोलॉजी को कभी भी एनहांस करना पड़ता है अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि अभी कल के बजट में तो कुछ किया नहीं भारत में, कुछ ऐसा क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कुछ अनाउंस नहीं हुआ। बट इन फ्यूचर कभी अनाउंस होता है कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या किसी और कंट्री में हमें काम करना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्योंकि कंसेप्ट डिसेंट्रलाइज है, हमारे हाथ में भी अब कंट्रोल खत्म होने वाला है। जैसे ही कॉइन आपके पास गए, हमारे हाथ से भी जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। पर अगर कभी टेक्नोलॉजी एनहांस करने की जरूरत पड़ी, बिजनेस को कहीं एक्सपेंड करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर, क्योंकि AI का जमाना है, हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उस टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए इसके अंदर एक प्रपोजल बनाया गया है, जो आप सब लोगों के पास भी और जो एक्सचेंज से कॉइन खरीदेंगे उनके पास भी रहेगा। वोटिंग का राइट उनको भी रहेगा, वोटिंग का राइट आपको भी रहेगा। ये जो प्रपोजल बनेगा, जो भी हमारे इंटरनल लोग हैं, अचीवर हैं, जैसे पाटिल जी हैं, रमेला जी हैं, जो भी $1,25,000 की मैचिंग पे है या उससे अबोव है, जिन्होंने कभी भी किया, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के विमर्श किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके लिए भी मेरी जरूरत नहीं है, ये आप भी कर सकते हो अलग से। प्रपोजल मैं नहीं डालूंगा, प्रपोजल आप भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकता है। जैसे आपको लगता है कि 10-20 लोगों ने मिलके कुछ डिसाइड कर लिया और ये प्रपोजल डालना चाहिए, तो वो प्रपोजल आप डाल सकते हो। कम्युनिटी अगर वोट करेगी तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके लिए भी मेरी जरूरत नहीं है, बट जब तक हूं तब तक ले लेना, अगर काम लेना हो तो आपकी इच्छा है। तो सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे टेक्नोलॉजी को एनहांस क्या करना है, क्या इसके अंदर चेंजेस करना है, तो उसका प्रपोजल ऑनलाइन डाला जाएगा। इसका भी आपको आपकी वेबसाइट पे लिंक मिलेगा। तो उसके बाद वोटिंग 67% होनी चाहिए। 67% लोग अगर यस में वोट करते हैं तो वो चेंज होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली वहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो 67% लोग, जितने भी लोग वोट करेंगे उसमें से 67% यस होनी चाहिए, तो ही वो चेंज हो पाएगा, नहीं तो चेंज ही नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ अब आपके हाथ में है, पब्लिक के कंट्रोल में, किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी चेंज करना हो इन फ्यूचर, ट्रांसपेरेंट उसका एग्जीक्यूशन होगा। नो फाउंडर ओवरराइड पावर,
और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फाउंडर के पास कोई ओवरराइड पावर उसके अंदर नहीं है कि फाउंडर ने कोई वीटो पावर लगा दी, जैसे चाइना अमेरिका लगा देते हैं ना यूएनओ में, कोई डिसीजन लेना हो तो वीटो पावर लगा दी। ऐसी वीटो पावर या किसी के पास नहीं होगी। पब्लिक ने जो डिसाइड कर दिया उसको एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा, उसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली करेगा। इसमें 48 आवर टू 72 आवर की टाइमिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आगे करना। उसके बाद ट्रेजरी सिस्टम है जो डाउ कंट्रोल रहेगी। ट्रेजरी में हमारे पास क्या होता है, ट्रेजरी का मतलब होता है जो पैसा पब्लिक से आता है उसको ट्रेजरी एक पोस्ट बोल जाते हैं या उसको कैशियर बोल सकते हो आप। वो पैसा जाता कहाँ है? 80% पैसा तो तुरंत आप लोगों के पास चला जाता है, आपको इंसेंटिव आ जाते हैं। कुछ पैसा एक महीने बाद आता है, कुछ पैसा आपको $3000 का जब डायरेक्ट बिजनेस होता है तो $300 आते हैं, उसमें 1 महीना भी लगता है, 1.5 महीना भी लगता है, कई बार 3 महीने भी लगते हैं किसी को करने में। और मंथली रिवॉर्ड आपको हर महीने आ जाते हैं। और टूर हमारे जो है वो हर 3 महीने के बाद चले जाते हैं। इसमें से 80% पैसा तो ट्रेजरी में जाता नहीं है, पब्लिक के पास ही रहता है। 20% जो टूर का पैसा है वो एक फंड में जाता है जो 3 महीने तक उसमें रहता है। उसके बाद उसमें से भी अब 8% का प्रोविजन हमने लास्ट 2 महीने पहले कर दिया था, वो भी आप लोगों को ही आता है। इस 12% का भी और इलाज ढूंढेंगे, कुछ कर पाए तो वो भी डायरेक्ट आपको चला जाए, नहीं तो ये जो 12% है आपके लिए वेंडर को खर्च करने पड़ते हैं। और इसके लिए भी इन फ्यूचर अगले 3-4 महीने के अंदर सिस्टम बना रहे हैं। इसको भी वोटिंग से ही किया जाएगा कि टूर किस टूर के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, उसको अगर प्रपोजल मिलेगी तो उतना पैसा उस वॉलेट से जाएगा वेंडर के पास, नहीं तो नहीं जाएगा। ये भी सब आप लोगों को ही अब करना पड़ेगा वोटिंग के सिस्टम से। किसी एक आदमी का, मेरा या रेनी जी का या रोडेला जी का या पंकज मीन जी का, किसी का एक आदमी का कंट्रोल नहीं रहेगा, ना टूर्स के ऊपर ना ही आपको जो इंसेंटिव जाता है उसके ऊपर। तो ये कंप्लीटली इस तरीके से डिसेंट्रलाइज के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हमें किसी भी कॉन्सेप्ट में चेक करना होता है। बट जो 4 चीजें हम जो मीटिंग में बताते हैं वो 4 चीजें सबसे पहले चेक करने के लिए जरूरी है। उसके बाद टेक्निकली आपको उस कॉन्सेप्ट में घुसना हो तो फिर ये सब कुछ चेक करना पड़ता है उसके अंदर। उसके बाद यूटिलिटी एंड इंसेंटिव, ये सब आपको पता ही है। हम इंसेंटिव देते हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देते। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको यहाँ पे किसी तरह की रिटर्न नहीं मिलती। किसी को ये कमिटमेंट नहीं की जाती कि आप इतना पैसा लगाओ, कल से इतना आ जाएगा, 2 महीने बाद इतना आ जाएगा या 3 महीने बाद फिक्स हो जाएगा। आपने कॉइन खरीदा $10 में, ये सिस्टम है, उसके हिसाब अकॉर्डिंग $100 का होगा तो आपका कॉइन बिक जाएगा। आप चाहो तो एक्सचेंज के ऊपर भी उसको जाकर बेच सकते हो, जो भी रेट में आप बेचना चाहो उसके लिए आप फ्री है। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यूटिलिटी प्लान है, यानी सिक्योरिटी टोकन नहीं है, ये यूटिलिटी टोकन है जो पूरी दुनिया में लीगली किसी भी कंट्री में काम करने के लिए अलाउड है। तो लीगली हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीगलिटी के बारे में आपको नहीं पता होगा तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे, फंसा लेंगे लोग आपको। ओनरशिप प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं है, डाओ डिसाइड करती है। डाओ का मतलब बहुत सारे लोग अगर नहीं समझते तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो हमारी यूएसए की कंपनी है वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पब्लिक चलाती है, पब्लिक की वोटिंग से वो चलता है। तो डाओ डिसाइड करती है और वेंडर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। डाओ का मतलब पब्लिक डिसाइड करती है। पब्लिक डिसाइड करेगी कि फैजान भाई को टूर देना है या नहीं देना। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया तो ये उनके वॉलेट के अंदर पैसा चला जाएगा, वो आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो ये भी कर सकते हैं, फ्यूचर कोई और भी कर सकता है, या सिर्फ टूर का नहीं है, फ्यूचर कोई और भी सर्विसेज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें काम होगा। उसके बाद फाउंडर ट्रांजिशन प्लान है कि फाउंडर को इस सिस्टम से निकाला कैसे जाए। आप तो बाद में निकालोगे, मैंने पहले प्लान बना रखा है निकाला कैसे जाए, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको शुद्ध हिंदी में समझा देता हूं आपको। फेज वाइज रिडक्शन ऑफ प्रिविलेज, पहले दिन से हमने डिसाइड किया था फेज वाइज फाउंडर की जो प्रिविलेजेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। पहले फेज में कुछ ज्यादा प्रिविलेज थी, जो लोग पहले फेज में काम करते हैं उनको पता है, उनकी एक्स्ट्रा सेवा भी हमने की थी ना रोडेला जी, आपकी बहुत सारे लोगों को की थी, तो उन लोगों को मालूम है, क्योंकि उस समय पावर थोड़ी ज्यादा थी। सेकंड फेज में वो पावर हमने खत्म कर दी अपने हाथ से, तो सिस्टम सेकंड फेज में जिस तरीके से चला उस तरीके, क्योंकि फर्स्ट फेज में कोई भी नहीं बिकते थे पुराने, प्रॉफिट ज्यादा होता था तो $1500 पे भी टूर दिया, जो आज आपको $4500 में मिलता है। फर्स्ट फेज वालों ने $1500 में भी उस टूर को एंजॉय किया, क्योंकि उस समय पैसा ज्यादा आता था। अब वो नहीं आता तो धीरे धीरे वो पावर्स को कम किया। फाउंडर इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटर है, कंट्रोलर नहीं है। इस सिस्टम के कंट्रोलर नहीं है, कंट्रीब्यूटर है। अगर आपको लगता है कि हमने ईमानदारी से कुछ कंट्रीब्यूट किया है पिछले 3 साल में, तो कंट्रीब्यूटर भी मान लेना, वो भी नहीं मानना तो मत मानना, अपना ही नाम ले लेना। नेटवर्क सर्वाइवल विदाउट फाउंडर, इस टारगेट को 80% हमने अचीव कर लिया है।
20% जो पेंडिंग है वो टेक्निकली पेंडिंग है, वो भी अगले 14 जनवरी 2027 से पहले पहले हम इसको भी अचीव कर लेंगे इस टारगेट को। बिना फाउंडर के सिस्टम चलेगा। उसके बाद कोई फाउंडर आपको मिले ना मिले, हमारी जो डेवलपिंग टीम है वो भी रहे ना रहे, आपका सिस्टम चलता रहेगा, आपके सिस्टम को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता 100%। और ये 14 जनवरी 2027 से पहले पहले ये डेडलाइन है, उससे शायद बहुत पहले हो जाएगा, बट एक डेडलाइन हमने रखी है जब हमारे 4 साल 4th एनिवर्सरी होगी, उससे पहले पहले ये टारगेट हमें अचीव करना है। अभी 20% कंट्रोल है, मेरा भी है कंट्रोल, डेवलपिंग टीम का भी है, उसको हम डिनाई नहीं करते, हम पहले दिन से बताते हैं जो कंट्रोल हमारे पास है उसके बारे में भी, जो नहीं है उसके बारे में भी। और इसमें हमें कोई शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि उसके बिना सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। जो काम जब जरूरी है वो करना जरूरी है, तभी सिस्टम चलेगा। बट 4th एनिवर्सरी के बाद वो सारी जरूरतें खत्म हो जाएगी, उनकी जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलेगा। उसके बाद जैसे काम कर रहे हैं इसी तरह से काम होता रहेगा, बट अनकंट्रोल्ड तरीके से होगा। ऊपर करना होगा, ऊपर पीछे कर दिया, थोड़ा ऊपर 9 तक ये थे। ओके, थोड़ा बैक करो। इसमें जो रोड मैप है फेज 1 में एडमिन की, ये और भी होगा इस पीडीएफ में नहीं है? अच्छा, सेकंड वाला होगा, ऊपर आगे सर, डीओ ट्रेड। ओके ठीक है, करो। हमारे रोड मैप में जैसे पहला था एडमिन की रिडक्शन। एडमिन की रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखता है, ब्लॉकचेन को लिखता है, उसके पास कोई कीज नहीं रहनी चाहिए उसको चेंज करने की।